नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो कुमावाणी। मैं हूं आप लोगों की रेडियो दोस्त कविता बिस्टर। अब आप सुनेंगे स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रंटलाइन वर्कर के बारे में। फ्रंटलाइन वर्कर यानी वॉरियर, यह नाम कोरोना में काफी ज्यादा चर्चित रहा, पर हो सकता है कुछ श्रोता यह नाम आज पहली बार सुन रहे हो, तो उन्हें मैं बताऊं, फ्रंटलाइन वर्कर या वॉरियर वे लोग कहलाए जिन्होंने कोरोना काल में समुदाय के बीच में रहकर कार्य किया, कोरोना में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई। भारत में 3 प्रकार के फ्रंटलाइन वॉरियर यानी वर्कर हैं, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, सहायक नर्स, मिडवाइफ आती हैं। ये सभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय के दायरे में आते हैं। ये वो महिलाएं हैं जो सीधा समुदाय के बीच से आती हैं, जिनकी वे सेवा कर रही हैं। पर कोरोना के बाद उन लोगों को भी फ्रंट लाइन वर्कर की सूची में रखा गया है, जो इस दौरान समाज के साथ सीधा संपर्क में आए, जैसे डॉक्टर, अध्यापक, पुलिस और पत्रकार। पर फ्रंट लाइन वर्कर में अभी भी सबसे ऊपर स्वास्थ्य कर्मचारियों को ही रखा गया है। कारण यह लोग किसी भी हालत में समुदाय के साथ सीधा संपर्क में रहते हैं। फ्रंटलाइन कार्यकर्ता, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी कहा जाता है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे समुदाय तक ले जाते हैं, जहां पहुंच अक्सर सीमित होती है। जो लोग कई स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहते हैं, उन्हें प्राथमिक उपचार, उचित जानकारी न मिलने से जान का नुकसान तक हो जाता है। इसीलिए फ्रंटलाइन कार्यकर्ता समाज के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। यह समुदाय के साथ सीधा संपर्क में रहते हैं और घर घर जाकर लोगों को सुविधाएं, जानकारी, प्राथमिक उपचार प्रदान करते हैं। आशा, आंगनबाड़ी और एएनएम की भूमिका से हम सभी परिचित हैं। 1975 में जब ICDS की शुरुआत हुई, तब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली का हिस्सा बन गए। आशा कैडर वर्ष 2005 में आया था, जबकि एएनएम शुरुआती दिनों से ही भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का एक हिस्सा रही है। आज के समय में इनकी भूमिका इसलिए भी जरूरी हो गई है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित अनुसार 1000 लोगों पर 1 डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए, पर भारत में यह संभव नहीं हो पा रहा है। भारत की जनसंख्या के आकार की तुलना में डॉक्टरों की संख्या 0.62 प्रति 1000 लोगों पर है। भारत में चिकित्सकों की कमी से एक बहुत बड़ा वर्ग उचित स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाता है। इसलिए भारत में फ्रंट लाइन वर्कर की भूमिका काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि यह उन गांवों या जिलों में रहते हैं जहां वे सेवा करते हैं। वे गांव की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझते हैं और समुदाय द्वारा उन पर भरोसा भी किया जाता है। भारत में श्रोताओं, आज लगभग कुल 12.96 लाख आंगनबाड़ियां कार्यकर्ताएं समाज के साथ जुड़कर कार्य कर रही हैं। वहीं 8.82 लाख आशा कार्यकर्ताएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। एएनएम लगभग भारत में कुल 2.12 लाख हैं और आज भी भारत में इनकी आवश्यकता 47% तक है। फ्रंटलाइन वर्कर की भूमिका शुरू से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन कोरोना में इनकी भूमिका और भी कई गुना बढ़ गई, क्योंकि यह समुदाय के हर एक घर तक अपनी पहुंच बना सकते थे। कोरोना काल में कार्य करना थोड़ा कठिन था। शहर तो कोरोना से शुरू से ही प्रभावित रहा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र कोरोना की दूसरी लहर से अधिक प्रभावित रहा, जिससे समुदाय में कार्य कर रहे इन कार्यकर्ताओं पर दबाव बढ़ गया और यही दबाव दे गया इन्हें ढेरों अनुभव, और उन्हीं अनुभवों को आज हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम जाएंगे हमारे सबसे करीब रहने वाले आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास और जानेंगे कैसे रहे कोरोना काल में उनके अनुभव। नमस्कार, मैं श्रीमती जानकी बिष्ट, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, केंद्र मेरा बूढ़ी बना, ब्लॉक धारी। जैसे हमारे बाल विकास विभाग से हमें बाहर से आए हैं लोगों की पहचान करना, उनका नाम विवरण एकत्र करना था, जो हमें रोज उनकी रिपोर्टिंग वहाँ हमें भेजनी थी। वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक करना था, साथ ही वैक्सीन के लिए लोगों को पंजीकरण करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी हमारे विभाग से। जी, जो जैसे वैक्सीन की जिम्मेदारी आपको दी गई थी और लोगों को आप जागरूक कर रहे थे, जब आप लोगों से कह रहे थे कि वैक्सीन कराने आओ, तो लोगों का क्या प्रतिक्रिया रहती थी? शुरू में लोगों को थोड़ा दिक्कत आ रही थी, उनको मोटिवेशन करने में हमें भी दिक्कत आ रही थी, उनको समझाना पड़ा था हमें। हाँ। तो शुरू में जब यहाँ हमारे गांव में वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों को कहा गया, तो तब लोग थोड़ा घबरा रहे थे और लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में धीरे धीरे फिर संख्या बढ़ती गई वैक्सीन लगवाने की।
मैं मुन्नी बिस्टा आशा वर्कर बूढ़ी बना से बोल रही हूँ। हमको कोविड-19 में जैसे कोई बाहर से आ रहे लोग तो उनकी पहले पूरी लिस्ट बनानी हो रही थी और वो फिर कहाँ तक आ रहे हैं इसकी भी हमको यहाँ जानकारी देनी थी। फिर वो यहाँ आके कहाँ क्वारंटाइन हो रहे हैं वो भी जानकारी देनी थी। फिर उनकी व्यवस्था कैसे करनी है ये भी हमको करना था। तो जिन दिनों सारे लोग घरों में बंद थे तो हमने भाग भाग के सारा काम किया। अब मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगी कि आपका अनुभव कैसा रहा। कार्य क्षेत्र है, फील्ड है, सबकी मनोस्थिति एक सी भी नहीं होती है। फील्ड में बहुत सारे लोग मिलते हैं, कोई अच्छा व्यवहार वाला मिलता है, कोई बुरा व्यवहार वाला भी मिलता है जी। और कोविड-19 में संघर्ष बहुत किया हम लोगों ने। यह तो थे आशा और आंगनबाड़ी के अनुभव। जैसे कि हम जानते हैं कोरोना काल में डॉक्टर को भी फ्रंट लाइन वर्कर की सूची में स्थान दिया गया, तो इनका अनुभव जानना भी जरूरी है। इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं हमारे जाने पहचाने डॉक्टर महेंद्र जी के पास। उस समय की चूंकि परिस्थितियां थी जी। और वो बड़ी विषम थी। उस समय चूंकि क्या था ना, बीमारी नहीं थी और उसके बारे में बहुत ज़्यादा अनुसंधान और विकास हुआ नहीं था। तो अब उस सिलसिले में हर किसी के मन में भ्रांति थी। कहीं किराए में रह रहे हैं, अगर डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ रह रहे हैं तो किराएदार की उसमें वो काफ़ी संदिग्ध रूप से देखता था। मेरा मानना है कि उस समय की स्थितियों को धीरे धीरे जब जैसे जागरूकता बढ़ी, अवेयरनेस बढ़ी और फिर लोगों को थोड़ा सा कोविड-19 के बारे में सरकार ने और फिर स्वास्थ्य जो परामर्शदाता हैं उन्होंने उस पर काफ़ी जागरूकता दी। उस आधार पर फिर अब वो नेगेटिविटी तो लगभग अब दूर हो गई है। जहाँ तक घर परिवार में जाने की बात है अस्पताल से, तो उस समय भी काफ़ी जो है अपने आप को एक तरह से आइसोलेट करके ही हर किसी चिकित्सा कर्मी ने या फ्रंट लाइन वर्कर ने अपने को रखा। क्योंकि परिवार में क्या है ना, बच्चे हैं और भी कई तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें इन्वॉल्व होना प्लस उनमें उस तरह के लक्षणों का प्रसार करना, उससे थोड़ा सा बचना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए जो है थोड़ा सा पृथकीकरण करके है ना, आइसोलेट करके ही उसको हम लोगों ने जो है घर में और समाज में उसको रखा। तो अब इसमें ये है कि अभी देखा जाए तो अभी भी जो है कोविड-19 कई देशों में अभी उसके रोगी देखे जा रहे हैं। और उसमें चाइना जो उसका जो एक ऐसा देश है जहां अभी भी कई शहरों में वहां पर लॉकडाउन चल रहा है। और अब इसके जो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, सब वेरिएंट्स हैं, वो अलग अलग देशों में अलग अलग रूप में फैल रहे हैं। और हो सकता है हमारे देश में भी हों, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी इस तरह के सिम्टम्स दिख नहीं रहे हैं, लेकिन लगता ये है कि ये हो सकता है कि भविष्य में फिर कहीं ना कहीं ये किसी अन्य रूप में इसके वेरिएंट्स जो हैं लोगों को परेशान कर सकते हैं। जी सर, स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम में आपने बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हम थोड़ा सा ये चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश कोरोना से संबंधित दें ताकि वो थोड़ा अभी भी सजग रहें। सबसे मुख्य बात 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जागरूकता, उसमें एक तो स्वास्थ्य जागरूकता होनी चाहिए। हर की स्वास्थ्य उपचार प्राथमिकता में नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि स्वास्थ्य ज्ञान यानी हेल्थ नॉलेज, जब तक आप स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे नहीं, कोविड-19 के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, तब तक आप उपचार तो सामान्य रूप से हर कोई आपको दे सकता है, लेकिन आपको अगर जब तक स्वास्थ्य ज्ञान न हो तब तक आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। क्योंकि क्या है ना, हेल्थ नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको मालूम है कि सर्दी जुकाम है, खांसी है, बुखार है, तो आप अपने आप को उसमें पहले तो खुद ट्रीट कीजिए और प्लस आसपास आप जो भी जिस तरह के माहौल में रहते हैं थोड़ा सा वहाँ पर भी आप अपने आप को जो है आइसोलेट करके रखिए, ताकि वो कहीं ऐसा ना हो कि उसमें कोई ऐसा वेरिएंट हो जो आप जाके किसी दूसरे को इन्फेक्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले स्वास्थ्य जागरूकता और स्वयं को उससे बचाव करना। दूसरी चीज़, आप परिवेश में जिस परिवेश में रहते हैं, भारत में कई तरह के मौसम होते हैं, जैसे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, और उस तरह के मौसम में मौसमी बदलाव बहुत होता है। उन मौसमी बदलाव में आमतौर पर लोग ये समझ लेते हैं कि ये मौसम के बदलाव की वजह से उनको बीमार हो रहे हों। वो खुद को अपना जांचें, देखें, और अगर उन्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही तो चिकित्सालय जा करके अपनी जांच कराएं,
ताकि उस रोग के प्रसार में वो खुद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं उसके रोकथाम में, प्रसार और रोकथाम में। तीसरी चीज क्या है कि प्रिवेंटिव, आपको अगर कहीं भी अगर भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना है तो आपको मास्क का उपयोग करना है, आपको अपने हाथ को सैनिटाइज करना है और अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, जिसके लिए आपको अपना खान पान में विशेष सुधार की आवश्यकता होती है। वास्तव में स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के जीवन में कोरोना गहरी छाप छोड़ गया और दे गया कई खट्टे मीठे अनुभव। स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ ही कई लोगों को कोरोना काल में फ्रंट लाइन कार्यकर्ता की सूची में रखा गया है, क्योंकि यह लोग भी कोरोना काल में समुदाय के संपर्क में रहे। तो यानी अब आगे समय है इन लोगों के अनुभवों को भी जानने का। तो सबसे पहले मैं आपको लिए चलती हूँ अपने नजदीकी क्षेत्र अल्मोड़ा के निवासी विजय मेहता जी के पास, जो पेशे से एक अध्यापक हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय मेहता आज आपके साथ कोविड से जुड़ी कुछ जानकारियाँ और अपने अनुभव साझा कर रहा हूँ कुमाऊवाणी के माध्यम से। सचमुच में कोविड का वक्त हम सभी के लिए एक कठिन दौर था और खासकर बच्चों के लिए तो और भी कठिन दौर था, जिसमें घर में रहकर बच्चों ने खुद पढ़ाई की और उन्हें भी कई बहुत सारी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ी है, क्योंकि हम ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ जा रहे थे क्लास में। क्योंकि हम सब जानते हैं ऑफलाइन तो अपने आप में एक ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसे हम पहले से ही स्कूल में फिजिकली रूप से जाकर पढ़ा करते थे, लेकिन कोविड के बाद एक नया शब्द आने लग गया, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह वगैरह। मतलब ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन ही में चल रहा था। उस दौरान पहले तो बच्चे ऑनलाइन आने में शर्माते थे, जहाँ तक मेरा अनुभव है, और बोलने में बात करने में उन्हें प्रॉब्लम रहती थी और अपना वीडियो शेयर नहीं करते थे। होता था नया नया चीज़ था और कई बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, तो उन्हें भी कहीं न कहीं पढ़ाई में उनका भी नुकसान हुआ है। और उस तरफ से कौन है बच्चे हमें ये भी पता नहीं चलता था। कभी कभी तो कोई रैंडमली से जुड़ जाते थे और इस तरह से रहता था। और ये हम सभी के लिए एक नया अनुभव था और किसी को टेक्नोलॉजी का ज़्यादा पता नहीं था, उसे भी मजबूरन में सीखना पड़ा। और यहाँ तक कि बच्चे खासकर कोविड में बहुत कुछ सीखे। बच्चे क्या, हम सब लोग टीचर से बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने कोविड के दौरान। तो मैं अपने कुछ अनुभव साझा करता हूँ कि मैं कैसे पढ़ाता था उस दौरान। तो ऑनलाइन मीटिंग भेजा करता था, तो जिसके पास सिस्टम है तो अच्छा है, और नहीं होता है तो वो अपने मोबाइल के बैक कैमरे से इस तरह से वीडियो मतलब कॉपी पेन चलाकर उसमें दिखाया करते थे। तो मेरा ये था कि सिस्टम ठीक ठाक से था, तो ऑनलाइन स्क्रीन शेयर करता था, उसी में इलेक्ट्रिक पैड से लिखा करता था। और कहीं ना कहीं मुझे ऑनलाइन क्लासेस पसंद आई, क्योंकि मैं उसमें वो चीज़ें साझा कर सकता था ऑनलाइन जो मैं ऑफलाइन में नहीं कर सकता था। बोर्ड में वो चित्र नहीं बना सकता था। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें मतलब सुविधाजनक भी रही थी। लेकिन कभी कभी ये भी ऑब्जर्व करता था कि वन वे कम्युनिकेशन होता था। वन वे कम्युनिकेशन मीन्स मैं बच्चों को वहाँ से यहाँ से कुछ पूछता हूँ तो वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें इफेक्टिव उतना नहीं आता था, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन में उतना बोलने के आदी नहीं हो रहे थे। वो सोच रहा था कि ये बोलेगा बगल वाला तो हम भी तभी बोलेंगे, तो हम भी चुप रहेंगे। तो काफ़ी ये चीज़ें भी सामने आई जिसका ये परेशानी होती थी कि समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है या फिर हमें अपने यहाँ से बोले जा रहे हैं, कुछ मतलब रिस्पॉन्स नहीं आ पाता था ठीक से। और फिर उसके बाद जब टेस्ट की बारी आती थी तो ऑनलाइन ही टेस्ट लेते थे। अब ऑनलाइन में बच्चा तो घर में है, कोई देख नहीं रहा है, पेरेंट्स भी कब तक बच्चे को देखेंगे अपना, तो वो कहाँ से लिख के भेजता है या फिर अपने मन से लिख रहा है, उसका भी कोई आइडिया नहीं था। उसको भी हम ठीक से मतलब उसका एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे कि बच्चा सचमुच में पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसके बाद जब बच्चे 1.5-2 साल के बाद स्कूल आने लग गए धीरे धीरे करके, जो गैपिंग थी बच्चों में वो गैपिंग काफ़ी
लंबा हो गया था उनके बीच का। तो उनकी उसमें मतलब ये देखने को मिला, ऑब्जर्व किया था मैंने खासकर, जैसे मतलब जब हम इनके टेस्ट लेने लगे तो वो लिखना ही भूल चुके थे बहुत केस में, क्योंकि एक दूसरा ही दौर था उस टाइम पे, एमसीक्यू सीधे उसका आंसर देखा तो उसमें आप लगा दो, अच्छा इसका ABCD ऑप्शन है करके, लेकिन लिखने में उनका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था मैक्सिमम बच्चों का। और वो क्या कर रहे थे, शॉर्टकट रास्ते अपना रहे थे, जैसे हम ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो, क्योंकि यहाँ थ्योरी पार्ट है, कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन नहीं है यहाँ पर, वो ट्रिकी नहीं चलता है। तो वो क्योंकि ऑनलाइन से उन्होंने वही चीज सीखा है, वही चीज पढ़ा था, और इस वजह से वो कहीं ना कहीं वो उनका मतलब एक जो गैपिंग के बाद देखने को मिला, ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। और कहीं ना कहीं उनके थोड़ा बहुत बिहेवियर में भी चेंजेस देखने को मिला। तो इस तरह से भी धीरे धीरे अभी रूटीन में आ रहे हैं सबके सब, अब कंटिन्यू बच्चे, तो अब सब स्कूल अच्छी तरह से ओपन हो चुके हैं। अब इसी क्रम में हमसे बात कर रहे हैं भूपेश जी, जो पेशे से पत्रकार हैं। आइए सुनते हैं इनके कैसे अनुभव रहे। कोरोना काल था वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल भरा एक दौर था कह सकते हैं। उस दौर में हमारे कई जो साथी थे, को वर्कर्स थे, अपनी जान से हाथ धो बैठे। कईयों की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर थी तो वो काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहे। उनमें से एक मैं भी था कि 27-28 दिन मैं बेड पे रहा, और उस वक्त मैं यही सोचता रहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को क्या होगा। हालांकि जेब में इतने पैसे नहीं थे, ना इतनी कुछ जमा पूंजी थी कि हम सोचते कि यार चलो एडमिट हो जाएं हॉस्पिटल में तो एक बेहतर उपचार मिल जाए, लेकिन जैसे तैसे शायद ऊपर वाले की दुआ रही कि हम लोग बच गए। मेरे तमाम साथी थे और जो विभिन्न समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते थे, लेकिन करते हैं अभी भी, तो कईयों की नौकरी भी गई उस वक्त में। उस वक्त ऐसा मतलब एक रहा कि आप, एक तो हमारे साथ सबसे बड़ी मुश्किल यह था कि हमको न्यूज़ कवर करने के लिए फील्ड पे निकलना ही पड़ता था। तमाम लोगों से मतलब चाहे आप सैनिटाइज करें हाथ को या मुंह पे मास्क रखें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग मतलब जब निकलते थे तो ऐसे लोगों के संपर्क में आ ही जाते थे कि हम खुद कोरोना से अपने को बचा नहीं पाए। तो लेकिन अच्छा ये बात रही कि हमें जो काफ़ी मतलब हल्का फुल्का ही कोरोना रहा, बहुत गंभीर परिणाम हमें नहीं भुगतने पड़े। लेकिन हाँ, जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर थी, जिनको मैं पहले ही बताया आपको, तो वो लोगों को बेचारों को जो थे अपनी जान से हाथ धो बैठे। मेरा खुद एक दोस्त राहुल जोशी, जिसके शादी को ही अभी कभी 3-4 महीने हुए थे, तो उसको भी कोरोना हुआ और वो भी बेचारा इस काल के गाल में समा गया, कोरोना ने उसको भी ले लिया। और यही मीडिया घराने जो तो बड़े घराने हैं, बड़े चैनल हुआ करते हैं या प्रिंट मीडिया के आज सरताज हुआ करते हैं, उन लोगों में, उन कार्यालयों में काम करने वाले जितने भी पत्रकार थे, उनकी छटनी शुरू हो गई। छटनी शुरू हुई तो एक तरफ तो कोरोना की मार, दूसरी तरफ पत्रकारिता के सिवा जिन लोगों का और कुछ काम धंधा नहीं था, उन लोगों के सामने बड़ी चुनौतियाँ आई। सैलरी लोगों की कटी, सैलरी नहीं मिली किसी को, तो वहाँ पे एक बड़ा मुश्किल रहा हो गया। उसके बाद फिर लोगों ने सोचा कि नहीं यार, पत्रकारिता जो है अब इसके साथ साथ कुछ और काम भी करना बहुत नितांत आवश्यक। अच्छा, उस वक्त मीडिया इंडस्ट्री का हाल ऐसा हो गया था कि समझो कि अब सैलरी आए या ना आए, इस महीने सैलरी आए या ना आए, कुछ ऐसे हाल हो गए थे। तो 3-4 महीने ही जो मतलब एक सेकंड वेव जो थी कोरोना की, वो काफ़ी लोगों पे भारी पड़ा। और मैं बात करूँ अपनी, तो मुझे खुद कोरोना हुआ था और हमने बहुत कुछ सीखा इसमें, बहुत कुछ हमें जानने का, नज़दीक से लोगों को समझने का, इंसानियत क्या होती है वो भी हमने देखा। पत्रकारों ने भी जो कुछ थोड़े बहुत लायक थे, जो सक्षम थे, उन लोगों ने भी दोनों हाथ खोल के अपने लोगों की मेहनत भी करी। एक तरफ हेल्प करी कह सकते हैं, तो एक तरफ लोगों के उन्होंने, किसी ने ब्लड डोनेट दिया, किसी ने खाना का प्रबंध करवाया। तो उस समय आप खुद एक बंधे हुए से लगते हैं, कितना कुछ कर पाते हैं लोगों के लिए। लेकिन एक तरफ खबरों का दबाव, दूसरा लोगों की हेल्प भी करनी थी, लोगों को भी आपसे उम्मीदें थी। कहीं कहीं जहाँ सैनिटाइजेशन नहीं हुआ, लोगों के फ़ोन आते थे कि भैया हमारे यहाँ भी टीम भेजवा दो, यहाँ भी करवा दो। अच्छा, फिर क्या हुआ कि कुछ एरिया ऐसे थे जो प्रशासन ने सील किए थे, तो अब वहाँ भी कई हमारे नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्रगण वगैरह थे, उनके फ़ोन आते थे कि भैया यार खाने का ये मन कर रहा है, वो मन कर रहा है और यहाँ मिल नहीं पा रहा है, तो आप पहुँचवा दो। तो हम स्कूटी में भर के, क्योंकि पत्रकार को ही छूट थी और कुछ जो हेल्प वर्कर थे जो किसी NGO वगैरह से या खुद के अपने ग्रुपों के माध्यम से हेल्प कर रहे थे, तो उनकी गाड़ियों में भर के सामान लेके जाते थे। कभी अंडे लेके जाते थे, कभी दवाइयाँ लेके जाते थे,
और सैनिटाइजेशन का जितना भी सामान होता था वो लेके जाते थे। तो बड़ा अच्छा भी लगता था और डर भी था कि यार जिन घरों में कोई बड़े बुजुर्ग गंभीर रूप से बीमार थे तो उनके लिए मतलब एक हर वक्त डर भी रहता था। कभी भी रात को भी 12 बजे 2 बजे 3 बजे जब फ़ोन आता था तो उस वक्त भी बड़ा एक टेंशन होती थी, फलाना बीमार पड़ा है, कहीं कुछ बुरा ना हो गया हो जब कोई फ़ोन आता था तो श्रोताओं, आज का यह कार्यक्रम हमारा कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के साथ पूरा हुआ। इस तरह के अनुभव हमें भविष्य में प्राप्त ना हो उसके लिए हमें जागरूक होना होगा और मास्क का उपयोग अभी भी करना होगा। तो आइए हम भी मिलकर संकल्प लें, कोरोना को हराएंगे, मास्क का उपयोग जरूर करेंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, नमस्कार। यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है।